मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल एक मिथ बनकर रह गए हैं। केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं, जेल चले गए हैं। 28 तारीख तक जेल में हैं। 28 तारीख को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी, तब ये फैसला होगा कि उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल उठते हैं कि केजरीवाल नो नो सम्मन ईडी के ठुकराने को कैसे मान गए। आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जो केजरीवाल को ये एडवाइस कर रही थीं कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उनका इस तरीके से निरादर करो और उनका सम्मान न करते हुए उनको चैलेंज करो। आखिर कोई तो कारण रहा होगा। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, केजरीवाल किस तरीके से एक धूमकेतु की तरीके से भारत की राजनीति में आए। अगर आप ध्यान दें तो जैसा कि कहा जाता है कि एक कारपोरेट ग्रुप जिंदल ग्रुप की वजह से इनका आईआईटी में एडमिशन हुआ। इसके बाद ये आईआरएस अधिकारी बने आईआईटी खड़गपुर से निकलने के बाद में। और उस दौरान ऐसा कहा जाता है कि ये वामपंथियों के टच में थे और उस तरीके से इनके जितने भी क्रियाकलाप थे वो उन्हीं के इशारों पर चल रहे थे। इसके बाद ये धीरे धीरे भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में आए। इसके बाद इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक संस्था बनाई, जिसका काम बेसिकली क्या था कि भारत को करप्शन से मुक्त कराना था। इसके बाद इन्होंने जो कहते नहीं देश विरोधी ताकतें थी, उन्होंने फंडिंग शुरू की। फंडिंग शुरू होने के बाद में इनकी जो है पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में फिर ये पूरी तरीके से पहले तो ये एनजीओ के थ्रू जो है देश की जनता से जुड़े। इनको मैगसाइसे अवार्ड भी दिया गया। मैगसाइसे अवार्ड आपको पता है कि कौन सी संस्था देती है और किस लिए देती है, क्योंकि मैगसाइसे अवार्ड की जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से संशय में रही है। मैगसाइसे अवार्ड जो है कभी भी किसी निरपेक्ष या किसी भी कहते हैं ना किसी कारण के मैगसाइसे अवार्ड हमेशा उस व्यक्ति को दिया गया है कि जिसने एक संवैधानिक संस्था के विरुद्ध जो है कभी भी कोई या तो खिलाफत की हो या संस्था संवैधानिक संस्था के विरुद्ध खड़ा हुआ हो, तो उसको ही ज्यादातर ये मैगसाइसे अवार्ड दिया गया है। इनको अवार्ड दिया गया। अवार्ड देने के बाद में इन्होंने किस तरीके से जंतर मंतर पर अपना आंदोलन शुरू किया, अन्ना हजारे को लेके आए, क्योंकि अन्ना हजारे उस समय इनसे बहुत बड़ा नाम थे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी थी। उनके साथ बैठे, इन्होंने कहा कि साहब मैं तो ना तो कभी नेता बनूंगा, ना कोई पद लूंगा, ना कुछ लूंगा, और धीरे धीरे करते करते ये मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन्होंने क्या क्या किया ये सब आप जानते हैं कि वैगन आर की कसम खाने वाले जो नेता थे ये केजरीवाल, वो धीरे धीरे इन्होंने सारी सुविधाएं ली और अभी तो इन्होंने अपने शीश महल पे कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। तो सवाल ये है कि केजरीवाल हमेशा ऐसे प्रयोग कैसे करते रहे। आप इनका हमेशा देखिए, चाहे धरना देना हो, चाहे एलजी के ऑफिस में घुस के धरना देना हो, या मतलब जो है जो सरकारी अधिकारियों हैं उनके साथ मारपीट का मसला हो, क्योंकि केजरीवाल ये जानते हैं एक अच्छी आईआरएस के पद पे रहते हुए कि कैसे इन नियम कानूनों को ट्विस्ट करना है। और इसी के चलते कोई ना कोई ऐसी संस्था, जैसे कि पंजाब चुनाव के दौरान ये इल्जाम लगाए गए कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं या खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो केजरीवाल के संपर्क में है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है। जो गुरप्रवत सिंह पन्नू, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इनसे बहुत ज्यादा टच में था, और इस बात को बीच बीच में कुमार विश्वास ने भी उठाया। और ये इवन कहा जाता है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार थे कि अगर, लेकिन वो तो मान साहब आ गए और खैर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा से डाउट में रही है। और अब ये बात जरा सोचने का विषय है कि नौ नौ सम्मन मिलने के बाद ये कैसे एक संवैधानिक संस्था की बातों का उल्लंघन कर रहे थे। आप याद करिए, मोदी को जब सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया उस समय मोदी मुख्यमंत्री थे। 10-10 घंटे तक पूछताछ हुई और मोदी ने तुरंत जो है संवैधानिक संस्था का जो है सम्मान किया और पूरी सहयोग जांच में सहयोग दिया। लेकिन केजरीवाल इस चीज को हमेशा से अवॉइड करते रहे, चैलेंज करते रहे। इसका मतलब जो है भारत के संविधान को हिलाने की इनकी पूरी मंशा थी, है और रहेगी। क्योंकि केजरीवाल जैसे अभी इनकी पत्नी ने बिना चीफ मिनिस्टर हुए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर संबोधन किया। अब आप सोचिए, क्या यह संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं है? या केजरीवाल जानबूझ के भारत के संविधान की क्रेडिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कितना इसको ट्विस्ट किया जा सकता है, कैसे हम जो है
मुख्यमंत्री या किसी बड़े पद पे रहते हुए किस तरीके से हम जो है इन संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ा सकते हैं और इनको अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं। वो तो भला हो दिल्ली हाई कोर्ट का कि जिसने इनकी बात मतलब मानने से इनकार कर दिया और ईडी को छूट दी कि अगर आप चाहें तो आप एक्शन ले सकते हैं, और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद भी अगर आप देखें तो इनके घर से जो डाटा निकल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन्होंने ईडी के कुछ अधिकारियों का डोजियर तक बना रखा था कि किस अधिकारी का क्या काम है और कैसे उनके घर का पता, उनके बच्चों के नाम नंबर वगैरह वगैरह वगैरह, आखिर ये क्या इंगित करते हैं। इसका मतलब केजरीवाल जो है संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं और भारत के जो संविधान को कहा जाता है ना, ये बदलने या पलटने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने इजराइल से पेगासिस से भी जो अच्छा सॉफ्टवेयर है उसको मंगाने के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन दिया। क्यों? क्योंकि ये सबकी जासूसी कराना चाहते थे और ऐसा पता चला है कि इन्होंने एक पूरा ग्रुप बना रखा था जो कि ना सिर्फ इनके नेताओं की बल्कि उन नेताओं के परिवारों की, उनके बच्चों की, सबकी जासूसी कर रहा था। साथ ही साथ जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी उनके भी नेताओं की जासूसी ये करवा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये दूसरों को तानाशाह बोलते हैं, ये खुद कितने बड़े मतलब जो है तानाशाह हैं और किस तरीके से ये तानाशाही का जो शासन था वो दिल्ली में और पूरे देश में शामिल करना चाहते थे। किस तरह से इन्होंने तानाशाही करके ही जो इनकी लिकर पॉलिसी थी दिल्ली की, उसको इन्होंने अमेंड किया रातों रात। जब दिल्ली कोविड की गिरफ्त में थी, लोग मर रहे थे, उस समय ये लिक्वर पॉलिसी बना रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही है। और आज ध्यान देने वाली बात है कि आज जो कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी है, इसी कांग्रेस ने कंप्लेन की, इसी कांग्रेस ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, इसी कांग्रेस ने सारे सबूत पेश किए और आज कांग्रेस जो है आपके साथ है। आखिर कितना ये दल गिरेंगे कि ये इनकी कोई मतलब जो दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप सोचिए, यही केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ जो है हजारों पेपर लेके रोज घोषणा करता था कि सोनिया को जेल में डालो, राहुल को जेल में डालो, शीला दीक्षित को जेल में डालो। किसी को इसने जेल में नहीं डाला। यही आदमी जो है जब आया था तो ये लोकपाल की नियुक्ति के नाम पे ही मतलब जो इसने सारा ड्रामा क्रिएट किया था। और इसके बाद में क्या इसने लोकपाल की नियुक्ति दिल्ली में की? नहीं की। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये झूठी कस्में खा के, ड्रामे करके और हर बार भारत देश की संवैधानिक संस्थाओं से टकरा के यहां तक पहुंचा है। और इसका नौ संबंध मिलने के बाद भी अपीयर न होने का सिर्फ एक पर्पस था, ये भारत के संविधान की वैलिडिटी चेक करना चाहता था, क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहता था कि देखें ये संवैधानिक संस्थाएं मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, हम कितना इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, भारत के संविधान को किस तरीके से हम जो है लूप होल्स का फायदा उठा के किस तरीके से संविधान को तोड़ बरोड़ सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केजरीवाल है क्या, केजरीवाल क्यों ऐसा कर रहा है, जो ये ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी का जो ढोंग कर रहा था और कितना ये ज्यादा करप्ट इंसान है। ये बातें मुझे लगता है इस देश के हर इंसान को समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होता रहा और संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई ना कोई ऐसा पैदा हो जाएगा जो इस देश के संविधान को उलट पलट कर रख देगा। तो दोस्तों इस बात पे हमें विचार करना होगा और इस बात पे भी विचार करना होगा कि आखिर ये केजरीवाल का संयोग था या प्रयोग था। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई संयोग था। केजरीवाल अपनी कुर्सी पे बैठने के बाद में, आप सोचिए, मुख्यमंत्री थे लेकिन कोई डिपार्टमेंट नहीं था। अगर डिपार्टमेंट नहीं था तो फिर ईडी को जो है अवॉइड करने की जरूरत क्या थी? यानी कि जितना भी कार्य होगा वो दूसरे करेंगे, दूसरे फंसेंगे, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया जैसे, संजय सिंह जैसे लोग जेल जाएंगे और ये आदमी बैठ के अपनी सरकार चलाएगा। आप सोचिए कितना खतरनाक इंसान था ये केजरीवाल। तो दोस्तों इस बात पे विचार करिए और अपने विचार रखिए कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया गया और किस तरीके से संविधान का मजाक और संविधान को तोड़ने मरोड़ने की साजिश चल रही थी इस केजरीवाल के द्वारा। दोस्तों इस बात पे विचार करने की जरूरत है। देर मत करिए वरना कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।